कांग्रेस गठबंधन की नहीं सहूलियत की राजनीति करती है। आखिरी पॉइंट था जो रत्नाकर सिंह भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ने रखा। वैभव त्रिपाठी प्रवक्ता कांग्रेस इस पर कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन उनसे पहले मैं ओम प्रकाश तिवारी जी के पास जा रहा हूं, फिर वैभव जी आपके पास आता हूं कुछ और चीजों को एड ऑन करके। ओम प्रकाश जी, मुझे यह बताएं कि कांग्रेस बेशक राष्ट्रीय राजनीति में इन तमाम क्षेत्रीय दलों के मुकाबले बड़ा दल है, लेकिन जब बात आती है विधानसभा चुनाव की तो दोनों ही राज्यों में छोटे भाई की भूमिका में ज्यादा कांग्रेस दिखाई पड़ती है। और हरियाणा वाली स्थिति ना झारखंड में है ना महाराष्ट्र में है। यहां पर बड़े चेहरे दूसरे हैं, उद्धव और शरद पवार ज्यादा बड़े चेहरे। नाना पटोले को उतना लोग नहीं जानते या स्वीकार्यता ने, या कोई भी अन्य चेहरा उठा लीजिए कांग्रेस का। झारखंड की स्थिति तो इससे भी ज्यादा अलग है, वहां तो हेमंत सोरेन के ही भरोसे। तो ये छोटे भाई वाली भूमिका में ज्यादा है कांग्रेस। और उत्तर प्रदेश जैसी सिचुएशन जब कहीं और बनती है तब समझ में आता है कि भाई यहां क्या करेंगे। महाराष्ट्र में भी तो यही समीकरण बनाना पड़ेगा, 12 सीटें मांग रही है समाजवादी पार्टी, क्या करेंगे? या तो वहां समझौता करो या यहां समझौता करो। प्रवीण जी, मैं यहां सहमत नहीं हूं आपसे। कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में छोटा भाई नहीं है महाविकास आघाड़ी। वहां एक लंबे समय तक हमें लगता है कि 10 यानी पिछले 2014 तक भी मुख्यमंत्री रहा है कांग्रेस का। और वहां जिसको आप बड़ा भाई कह रहे हैं शरद पवार, वो उसी कांग्रेस से निकले हुए हैं और वो हमेशा जूनियर रहे हैं। अगर जो 15 साल सरकार चली 1999 से 2014 तक, और उसके बीच में 1999 से पहले सिर्फ एक बार शिवसेना भाजपा की सरकार रही है। उससे पहले लगातार कांग्रेस ही यहाँ पर रूलिंग पार्टी रही। कांग्रेस की जड़ें यहाँ बहुत गहरी है। यानी जो शायद माना जाए कि जिन राज्यों में कांग्रेस बहुत मजबूत रही है, उनमें से महाराष्ट्र एक राज्य रहा है। अपने कोऑपरेटिव मूवमेंट के जरिए या दूसरे और कारणों से, बेसिकली कोऑपरेटिव मूवमेंट के जरिए ही गांव गांव तक, घर घर तक कांग्रेस। यहां चीनी मिलों के जरिए हो ही बहुत बड़े पैमाने पर कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। तो यहां बड़ा भाई तो कांग्रेस ही है। और आज जो तकरार हो रही है, मैं उस पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा कि उद्धव ठाकरे जिस चीज पर अड़े हुए हैं कि हमको इतनी सीटें चाहिए कांग्रेस से, या पहले जो अड़े हुए थे कि हाँ हमको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर करके चुनाव लड़ा जाए इसमें आगे, उस पर भी कांग्रेस के पीछे हटने का कोई कारण नहीं होता है। जो मुस्लिम मत, मैं खुल करके बोल रहा हूं ये, कि जिन मुस्लिम मतों के लिए आज यहां रार मची हुई है, मुंबई की सीटें भी उद्धव ठाकरे चाहते हैं, वो मुस्लिम वोट वास्तव में किसका है? वो तो शुरू से कांग्रेस के साथ रहा है ना। आज जब वो 17 सीटें लोकसभा की लड़ करके और 14 सीटें जीत जाती है कांग्रेस, तो उद्धव से बहुत ज्यादा विनिंग परसेंटेज उसका होता है। ऐसी स्थिति, और अब शरद पवार भी बोल चुके हैं, कांग्रेस भी बोल चुकी है कि जिसकी सीटें ज्यादा आएंगी उसका मुख्यमंत्री बनेगा। ऐसी स्थिति में एक सीट बड़ी इंटरेस्टिंग है आपकी एनालिसिस, बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन जैसे चीनी मिलों की या सहकारिता की बागडोर धीरे धीरे शरद पवार ने अपने कब्जे में ली, क्या उसी अंदाज में राजनीतिक जमीन भी धीरे धीरे इन दलों में डाइल्यूट नहीं हो? भूल जाइए 1999 का चुनाव अलग होकर के लड़े थे ताजे शरद पवार जी। और ये उस समय ये माना जा रहा था कि पूरी कांग्रेस को खा जाएंगे। और प्रताप राव भोसले हुआ करते थे उस समय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, बहुत बुजुर्ग आदमी थे। उन्होंने सबको साथ लेकर के चुनाव लड़ा और कांग्रेस बड़ी पार्टी होकर के आई थी। शरद पवार को घुटने टेक करके जिस कांग्रेस से वो वहां विदेशी मूल का मुद्दा उठा करके अलग हुए थे, उसी कांग्रेस के साथ उनको जाना पड़ा था वापस सत्ता के लिए। तो ये मत समझिए कि वो कांग्रेस, ये जो महाविकास आघाड़ी का बंटवारा होगा, इसमें बीजेपी जैसा स्टेक रहेगा जैसे महायुति में बीजेपी का स्टेक है? बड़ा भाई छोटे भाई तो इसी से तय होगा। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो। अगर तीनों दल बराबर सीटें लेके लड़ते हैं महाविकास आघाड़ी के, तो मुझे तो लगता है कि कांग्रेस इसमें शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों से ज्यादा बाजी मारी। और इसीलिए उसके नेता दिल्ली में अड़े हुए हैं कि हम
विदर्भ की 12 सीटें छोड़ेंगे नहीं, विदर्भ कई बार वेरी कांग्रेस इंटरेस्टिंग। के ये साथ यही कोई तो टकराव। फायदा होता है ना, आप जैसे पत्रकार जब होते हैं तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आया। वैभव जी काफी कुछ कहना भी चाह रहे थे, लेकिन वैभव जी एक चुनौती तो है आपके साथ में। राष्ट्रीय राजनीति में आप सबको एकजुट कर लेंगे, क्षेत्रीय राजनीति में तो इनका प्रादुर्भाव ही, चाहे शरद पवार हो, उधर ममता बनर्जी, किसी को भी उठाए, इवन अरविंद केजरीवाल जी, जितने भी साथी दिखाए वो तो कांग्रेस पे ही तो खड़े हुए हैं, कांग्रेस को गिराकर खड़े हुए हैं। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस सबको साथ लेके चलने में सक्षम है। यही कारण है कि चाहे राष्ट्रीय लेवल पे, और अभी मैं बता रहा हूं कि जल्दी ही आपको दोनों प्रदेशों में गठबंधन की रूपरेखा फाइनल हो जाएगी। अब भाई रत्नाकर जी कह रहे थे सहूलियत की राजनीति। सहूलियत की राजनीति वो होती है जनाब, जब आप मुफ्ती साहब के कदमों में बैठ जाते हैं और मुफ्ती साहब मंच पे मोदी जी भी होते हैं और कहते हैं कि विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हुआ, इसके लिए पाकिस्तान और आतंकवादियों को श्रेय जाता है, मैं उनका धन्यवाद करूंगा। ये सहूलियत की राजनीति होती है। सहूलियत की राजनीति ये होती है कि पहले आंध्रा में आप समर्थन ले रहे होते हैं वाईएसआरसीपी से, और फिर अचानक से टीडीपी के पास चले जाते हैं। सहूलियत ये होती है कि उड़ीसा में पटनायक जी का सहयोग लेते लेते आप उन्हीं को जड़ से उखाड़ देते हैं। सहूलियत ये होती है। अब बात रही, देखिए, कांग्रेस के स्टेक की, जब निर्णय हो जाएगा, कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी जनता के मूल मुद्दों के लिए खड़े हैं। और जैसा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के बाद हरियाणा में प्रशासनिक दुरुपयोग, सिस्टम के दुरुपयोग, इन सब का जो संदेश आया है, जनता इसमें ज्यादा प्रखर होके निकली है और जनता ज्यादा एहतियात बरतेगी, और खासकर हमारे सभी पार्टियां भी। जी, आ रहा हूं अब रत्नाकर जी। एक बात, रत्नाकर जी जो बात कह रहे थे, और आपने भी कहा कि बहुत सारी डिबेट की है और उसमें ये आया कि शिंदे ही मुख्यमंत्री होंगे। बड़ा हास्यास्पद नहीं लगता है प्रवीण जी? नहीं, मैं बीजेपी का पक्ष जो होंगे नहीं, वो तो मैंने ये भी कहा कि भाई जीते, पहले तो जीते, उसके बाद ही तो तय होगा नेता कौन। पहले जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं। प्रवीण जी, मैं उस पर नहीं जा रहा। मैं बेसिकली जब आपके डिबेट में ये आया था कि भाजपा के लोग, ये देवेंद्र फडणवीस जी का औपचारिक बयान है, देवेंद्र फडणवीस जी का औपचारिक बयान है, सार्वजनिक रूप से दिया हुआ। नो डाउट, मैं वो बात नहीं, मैंने आपके ऊपर आरोप नहीं, जो भी ना, मैं ये कह रहा हूं कि ये बात यहां पर निकल कर आई कि ये शिंदे के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी कह चुकी। हाँ, ठीक। अब जनता इस बात को समझ रही है कि जिस बाला साहब ठाकरे के कदमों में बैठ के भाजपा ने महाराष्ट्र में राजनीति की थी, उनके बेटे उद्धव बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व को स्वीकार न करने वाली पार्टी अचानक से सहूलियतवादी हो गई और शिंदे को नेता मानने लग गई है। ये सहूलियतवादी नहीं है। तो जनता ये कह रही है कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी झूठ बोलते हैं, ये सब भी झूठ बोलते हैं, और शिंदे कहीं पर वैभव जी वैसे टाइम पर तो ये बीजेपी वाले वो वीडियो वायरल करने लगते हैं कि जिस दिन मुझे कांग्रेस से गठबंधन करना पड़ा, अपनी दुकान की शटर गिरा दूंगा, ताला मार दूंगा। ओहो सर, वीडियो वायरल करना और एडिटेड डॉक्टर वीडियो, नहीं, ये उनका बयान है, ये उनका बयान है भाई, ये डॉक्टर नहीं है तो बहुत सब कह रहा हूं। नहीं, वो चल सकता है, वो चला सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने महाविकास अघाड़ी में उद्धव जी को मुख्यमंत्री बनाया था, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। हमने कहा था कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए, ठीक है, अगर आप ठीक है, अभी मैं ज्यादा देर आपसे बात करूंगा ना तो आपके समर्थक कमेंट करने लगेंगे, अरे ये बीजेपी वाला पत्रकार है, देखो कांग्रेस से सवाल पूछ रहा है, इसलिए जरा रत्नाकर जी से भी सवाल पूछ लेने दीजिए मुझे। 10 सेकंड बस दे दीजिए, 10 सेकंड। जो उद्धव जी के बदौलत बीजेपी ने इतनी सीटें जीती थी, उनके गठबंधन में साथ रह के, उस उद्धव जी को इन्होंने बाहर कर दिया और उनकी पार्टी को तोड़ डाला। अब उस भाजपा से जब ये कहते हैं कि नहीं शिंदे को हम नेता मान लेंगे, तो जनता हंसती है और जनता इस पे भरोसा नहीं कर रही है। इसी वजह से वो कह रही है कि ठीक वैभव जी, ये तो बातें हो चुकी हैं। अब जरा सवाल बीजेपी से भी पूछ लिया जाए। सत्यव्रत जी, मैं आ रहा हूं आपके पास में, आपका पॉइंट भी लूंगा, क्योंकि सीधे रत्नाकर जी को एक पॉइंट आउट किया है तो उनका जवाब जरूरी है लेना। रत्नाकर जी, आप ही ने जिस बात को शुरू किया था, अभी कई बातें बोली गई, लेकिन ये भी बताइए, गठबंधन धर्म में कूटनीति हम देखते हैं, राजनीति में एक हिस्सा होती है, ये सब सियासी गुणागणित होते हैं। आपने
में भी महबूबा मुफ्ती से लेके किस किस के साथ में आप लोगों ने गठबंधन नहीं किए, इसको सहूलियत क्यों कहते हैं? भाई ये गठबंधन धर्म होता है, राजनीति के दांव पेज होते हैं, सभी इस्तेमाल करते हैं, वो भी कर रहे हैं। देखिए प्रवीण जी, हम सहूलियत की राजनीति नहीं करते हैं। हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम उस राज्य में जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे गठबंधन करते हैं और चुनाव लड़ते हैं। हम ये नहीं देखते कि हम कम सीट पाए तो हम जो है मंत्री पद नहीं दिया जा रहा है तो हम भाई इनके साथ अब समर्थन नहीं करेंगे, हम बाहर से समर्थन करेंगे। हम ये नहीं करते हैं कि हमको 2 ही सीट हारने वाली दी जा रही है तो हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, हम ये नहीं करते हैं। और ये हमारे ऊपर जो कह रहे थे अभी बार बार, ये 2-3 बार उसका चर्चा किए कि हम अपने मुख्यमंत्री का चेहरा का ऐलान क्यों नहीं करते। भाई मैं एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से प्रवीण जी बता देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं है। हम संवाद में भरोसा रखते हैं और संवाद के माध्यम से चीजों को हल करने का कोशिश करते हैं और उसको हल भी कर लेते हैं। लेकिन इनके यहाँ पे कोई संवाद नहीं होता, विवाद ही विवाद होता है। हम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़े, जीते भी। अब इनसे हम पूछते रह गए कि आपके यहाँ भैया किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है? हुड्डा जी के कि सुरजेवाला के कि शैलजा जी के, किसके नेतृत्व में? ये बता पाने में अक्षम है। आज भी अगर देखा जाए तो ये बता पाने में अक्षम है कि महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन है। वो तो सीटें जिसकी ज्यादा आएंगी बता तो दिया। ओम प्रकाश जी ने भी बताया, उनका बयान आ चुका है कि जिसकी सीटें ज्यादा होंगी। ये तो आपके यहाँ भी होगा रत्नाकर जी, ऐसा थोड़ी है कि शिंदे जी के भरोसे पे ही आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आपके यहाँ भी होगा ये तो। प्रवीण जी मैं क्लियर कर देना चाहता हूं आपको, हमारी सीटें 105 थी, फिर भी हम मुख्यमंत्री नहीं बने। हम बड़ा दिल दिखाए और हम चाहते थे कि राज्य की हित में काम करे, जनता के हित में काम करे। और इनका क्या है, हम अगर ज्यादा सीट पाएंगे तो हम मुख्यमंत्री बनेंगे। अब मानसिकता की कितनी अलग अलग मानसिकता है ये देखिए। अब महाराष्ट्र की जनता ये कह रहे थे ना कि शिवसेना के बदौलत हम आए। अरे आप जरा आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को 2019 में 37% लोगों ने अपना वोट दिया और शिवसेना को दिया था 19। नहीं ठीक है, एक ये बात मैं आपकी मानता हूं कि वो शिवसेना बीजेपी कॉम्बिनेशन था। शिवसेना बीजेपी कॉम्बिनेशन का अपने आप में एक स्टेक रहा है महाराष्ट्र में। उस कॉम्बिनेशन के बिना लड़ना या उसका बिल्कुल एक अलग रूप देखने को मिलना, इसको जनता कैसे लेती है नहीं लेती है मत। मैं सत्यव्रत जी के पास जाना चाहता हूं, इसलिए वैभव जी बहुत संक्षेप में अपनी बात कहिएगा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। सत्यव्रत जी का कमेंट नहीं लेते। रत्नाकर जी ने जो बात कही, शिवसेना से अलग होके, भाई आपके पास 99 पैसे हैं, 99 रुपए अगर आपके पास है, 1 रुपए जब तक शिवसेना नहीं डालती एटीएम से 100 रुपए का नोट नहीं निकलता। वो स्थिति आप उस बात को समझते नहीं। आपने ये आरोप लगा दिया बहन कुमारी मायावती जी के साथ 2.5 साल का सहूलियत वाला सरकार आपने चलाया था, और जिस पीडीपी को आप हमेशा जीवन भर गाली देते रहे। अरे तो बोल तो दिया मैंने प्रभु, अरे पंडित जी मैं बोल तो चुका ये बात। अब जरा सत्यव्रत जी को भी सुन लीजिए। सत्यव्रत जी आप कुछ बोलना भी चाह रहे थे तो निश्चित तौर पर आप ओवरऑल राजनीति पे कमेंट करेंगे। साथ ही साथ ये बड़ा भाई छोटा भाई की जो बात मैं ओम प्रकाश जी के पास ले गया था, उसको थोड़ा सा यहाँ झारखंड में बताते हुए अपनी बात बताएं कि क्या यहाँ कांग्रेस की स्थिति और थोड़ा सा कमजोर दिखाई देती है। हालांकि ओम प्रकाश जी ने बताया कि महाराष्ट्र में तो काफी मजबूत स्थिति है, कहना गलत होगा। झारखंड की स्थिति क्या है? देखिए, ये जो मैं बात कहने जा रहा हूँ, ये बात झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा किसी एक राज्य की नहीं है। ये भाजपा के नेता की बात है। भाजपा 2 काम बहुत अच्छे से करती है। पहला काम, उससे कोई गलती हुई, कोई भूल हुई, उसके परिणाम में कुछ अगर नहीं आया मनचाहा, तो तुरंत उस पर वो रिकवरी करती है। और मैंने ऐसे लोगों को काम करते हुए देखा है। मैंने एक बड़े नेता है भाजपा के, मैं नाम नहीं लूंगा, उनको मैंने काम करते देखा है कि जब उनसे कुछ भूल होती थी तो चाहते थे अपनी अलमारी से डायरी निकालते थे और उस डायरी में से ला करके फिर बात करते थे, हाँ ये ऐसे होगा। और ये ठीक उसी तरह से यदि कोई वकील अगर कोई केस कर रहा है तो वो अपने तर्क के पक्ष में 1 नहीं 100 जजमेंट रखता था। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, भाजपा किसी के साथ गठबंधन करती है, मतलब ये मतलब बोल्ड ये बात कहना चाहूंगा, बोल्डली बात कहना चाहूंगा, वो गठबंधन वहां करती है जहां उसका वोट बैंक नहीं है। उत्तर प्रदेश में राजभर के साथ गठबंधन हो, दारा सिंह चौहान के साथ गठबंधन हो, कश्मीर में मुफ्ती के साथ गठबंधन हो, या फिर हम झारखंड में बात कर रहे हैं तो सुदेश महतो की पार्टी हो, जो भी कहीं भी गठबंधन उसका है, तो वो गठबंधन वहीं करती जहां उसका वोट बैंक नहीं। इसके उलट कांग्रेस गठबंधन वहां करती है, अपना वोट बैंक, अपना वोटर, अपनी सीटें वो दूसरों को देती है।
इस तरह की गलती एक बार मात्र समाजवादी पार्टी ने 2017 के चुनाव में की थी, अपनी आधी सीटें उठा करके उन्होंने दे दी कांग्रेस को। ये बात हो गई पहली। दूसरी बात, झारखंड के संबंध में अगर हम ये बात करें तो झारखंड के संबंध में देखिए, झारखंड या महाराष्ट्र दोनों की बात करें तो दोनों सरकारें एक्सीडेंटल सरकारें थी। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि रघुवर दास से एक नाराजगी थी और सरयू राय जैसा एक विसिल ब्लोअर नेता जिसने लालू यादव को जेल पहुंचाया चारा घोटाले में, ये मतलब अपने आप में बड़ी घटना है राजनीति में। राजनीति में लोग एक दूसरे के मामले मैनेज करते हैं, तुरंत उठाते हैं और टाइम आने पर उसको गिराते हैं। लेकिन रघुवर दास ने उस चारा घोटाले की लड़ाई को अंतिम तक पहुंचाया, सरयू राय ने। तो सरयू राय जब रघुवर दास के विरोध में आ गए, उनकी विधानसभा से निर्दल लड़ गए और 1995 से वो जहां से लड़ते आ रहे थे, रघुवर दास वहां से हार गए। तो चाहे वो झारखंड की सरकार हो, चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार हो, दोनों सरकारें इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, जेएमएम जिसको मिली, ये एक्सीडेंटल सरकारें थी, जुगाड़ से बनाई गई, जोड़ के तोड़ के 10, 20, 50, 100 करके किसी तरह उनने नंबर पूरे किए। जनता ने उनको जनादेश नहीं दिया था। मेरी बात पूरी हो गई, धन्यवाद जी। ये आपने बहुत ही अच्छी एक एनालिसिस रखी जिससे हमें ये समझ में आता है कि झारखंड की स्थिति क्या। बहुत संक्षेप में मुझे बताएं कि वर्तमान में कांग्रेस की जो स्थिति है वो छोटे भाई की स्थिति है अभी। देखिए, राज्यों में कांग्रेस की स्थिति पिछलग्गू की है। ये किसी भी राज्य की बात कर लें, ठीक है, हम हरियाणा पहले कांग्रेस जीतती थी, राजस्थान जीतती थी, उसकी बात कर लें। जो अन्य राज्य हैं, चाहे हम आज बात कर लें महाराष्ट्र की, चाहे झारखंड की। महाराष्ट्र में तो तिवारी जी ने इसको खारिज कर दिया, वो इससे असहमत हैं, उन्होंने बिल्कुल इसको खारिज किया। उनको सहमत होना चाहिए, उनकी अपनी ड्यूटी है, उनको काम वही मिला उनको खारिज करने का। मेरी अपनी जो नहीं, ओम प्रकाश तिवारी जी की बात कर रहा हूं भाई, वो भी पत्रकार हैं आपकी तरह, राजनीतिक विश्लेषक। ठीक, अरे सॉरी, ठीक है, तिवारी जी मतलब वरिष्ठ हैं हमसे, उनका वो आज तिवारी त्रिपाठी बहुत हो गए पैनल में। ये बात मैंने भाई साहब को लिखी अभी कि सब सारे मनवादी किसी दिन राहुल गांधी जी या कोई पत्रकार उठा करके। चलिए, ये विषयांतर हो जाएगा, लेकिन चलिए, क्योंकि इस पर तिवारी जी बोल चुके हैं, उनका मानना है कि यहाँ महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति नहीं है कि वो पिछलग्गू जैसे आपका हालांकि कहना है। और आपने कई बातें कही जिसपे वैभव त्रिपाठी जी बार बार बीच में कुछ कहना चाहते थे, उनको सुन लेता हूं, फिर रत्नाकर जी से भी आपने एक महत्वपूर्ण बात पूछी है, वो उनसे पूछूंगा। जी बोलिए वैभव जी। सत्यव्रत जी ने बहुत बखूबी महिमा मंडन किया है बीजेपी का। कुछ मामलों में उनका अपना एनालिसिस है, मेरा उन पे कोई आरोप या सवाल नहीं है। लेकिन मामला ये है कि उन्होंने जो भी बातें कही उसमें कम से कम एक बात तो साफ होकर निकल आई कि कांग्रेस सभी को अपना स्टेक दे के भी एक साथ जोड़ने का काम करती है, प्रयास करती है। अब जहां एक तरफ बीजेपी का वो बता रहे हैं कि गुणा भाग करती है, गलतियों से सीखती है, वहीं जो पूरे देश में परिवारवाद चिल्लाने वाली भाजपा है, उन्होंने झारखंड में कितने परिवारों को एक साथ लिया है और उसमें मधु कोड़ा की पत्नी को भी लिया है। अब सोच लीजिए कि मधु कोड़ा कितने सज्जन व्यक्ति हैं और कितना अच्छा राजनीतिक विचार भाजपा का है, और भाजपा ने कितना तरीके से चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने की बात की है। कांग्रेस एटलीस्ट इस पे बात नहीं करती है। कांग्रेस सभी समाज के लोगों को और जनता के मूल मुद्दों पे चुनाव लड़ती है। हार जीत अपनी जगह है, हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। पीछे आप देखेंगे कि हरियाणा में जो परिणाम आया, जनता एकदम सहमत नहीं है उससे। यही कारण रहा कि जो हरियाणा जीत गई, जो छोटी सी जीत को भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा सर, वो आपका वो कैमरा जो है ना, फिर वो छोटी तक नहीं मैं जश्न नहीं मना पाई। छोटी सी इस बात को आप मानेंगे? ये छोटी सी जीत है बीजेपी के लिए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। प्रवीण जी, आप सुन नहीं पाए शायद। जो भाजपा छोटी जीत को भी बहुत बड़ा करके दिखाती है, वो भाजपा हरियाणा में जीत का उस तरीके से जश्न मनाती हुई नहीं दिखी। अरे कितना बड़ा जश्न हुआ, प्रधानमंत्री खुद आए, राजनाथ सिंह थे, सब थे, बड़ा जश्न था, बड़ा जश्न मनाया उन्होंने, लोकसभा चुनाव की तरह मनाया। खैर छोड़िए, ये तो आप लोगों से एक दिन चलने की जरूरत है। वो जो जश्न दिखा वो सबने देखा है और ये रिपोर्ट निकल के आई है कि अभी तो बहुत समय रहेगा हमारे पास बात करने के लिए। लेकिन जो बात सत्यव्रत जी ने कही थी उससे एक बड़ा सवाल निकल कर आया जो मैं रत्नाकर जी से पूछना चाहता हूं। रत्नाकर जी, आपने सहूलियत की राजनीति की बात शुरू की, उसके बाद आपने देखा कि, और ये गठबंधन से जुड़ा हुआ जो आज हमारा विषय उससे बहुत जुड़ा हुआ है, सहूलियत हो या फिर आप सचमुच में जोड़ने, जरूरत भी हो सकती है
मजबूरी भी हो सकती है, सहूलियत भी हो सकती है, बहुत सारी चीजें हैं जो गठबंधन धर्म में आ सकती हैं। लेकिन हमने देखा कि ये 90-90 वाला फॉर्मूला, बराबरी वाली बात तो नहीं थी। पकड़ तो बीजेपी ने अपनी बनाकर रखी है, महायुति ने। यहां पर टिकटों के बंटवारे में भी ये देखने को मिलता है। नहीं, देखिए तिवारी जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि हमने जो बंटवारा किया है उसमें जो जहां से जीता था वो तो हम लोगों ने उनको देखा ही है और उनको वो सीट देने की कोशिश की ही है। लेकिन हमने जिसको जितना हिस्सा मिलना चाहिए था, अप्रोप्रिएट जो कहते हैं, उतना हिस्सा हमने दिया है उनको, उनकी पिछली जीत को देखते हुए। पिछली बार भी हम 160 सीटों पे लड़े थे और इस बार भी वस्तु स्थिति लगभग वही रहेगी। तो निश्चित रूप से जनता जो है हमको अपना आशीर्वाद देने जा रही है, ये मैं आपसे एकदम पूर्ण विश्वास के साथ कहने जा रहा हूं। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, अभी जो सत्यव्रत जी कह रहे थे कि जनता जो हरियाणा के इससे सहमत नहीं है, जो नतीजे आए हैं उससे सहमत नहीं है। भैया, जनता सहमत बिल्कुल है। जनता ने जो जनादेश दिया है उस जनादेश से कांग्रेस पार्टी सहमत नहीं है और वो तंत्र का हवाला देकर के ईवीएम मशीन के ऊपर अपना हार का ठीकरा फोड़ देती है। और ये वही कांग्रेस पार्टी है जो कह रहे थे ना अभी हम कि हम जश्न नहीं मनाते हैं। अरे हम तो जश्न जनता के जनादेश का सम्मान करते हैं, हम तो जश्न बराबर मनाते हैं। लेकिन बात यहां पे ये आती है कि आप जो है 99 सीट भी जीत करके और आप इस तरह से जश्न मनाते हैं जैसे कि आप पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली है और आप जा रहे हैं अभी सरकार बनाने। तो आपकी वस्तु स्थिति देखिए किस तरह से है। हम जीत कर भी हम एक सद्भाव बनाकर चलते हैं और आप हार कर भी 100 सीट के अंदर भी सीटें हासिल करके भी आप इस तरह से जश्न मनाते हैं कि आपने मतलब सत्ता ही हासिल कर ली है। तीसरी चीज में इंपॉर्टेंट है बहुत, प्रवीण जी, मैं कहना चाहूंगा, बार बार ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। आज देख लीजिए महाविकास आघाड़ी में किस तरह से आपसी द्वंद्व मचा हुआ है। पिछले संडे की जो मीटिंग होने वाली थी, कल की जो मीटिंग होने वाली थी, वो पूरी तरह से कैंसिल हो गई। और संजय राउत जी आरोप लगा रहे हैं नाना पटोले के ऊपर, जो यहाँ के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, कह रहे हैं कि प्रदेश का नेतृत्व है वह सक्षम नहीं है निर्णय लेने में, हम केंद्र से बात करेंगे। और बार बार इस तरह की बातें आ रही हैं कि जल्दी फैसला लिया जाए, नहीं तो हम अकेले चुनाव लड़ने में भी सक्षम है। तो आज आप इनकी वस्तु स्थिति समझिए, एक भी लिस्ट नहीं आई है और आपसी द्वंद्व इतना मचा हुआ है। ठीक है रत्नाकर जी, आपने ये इस पर तो हमने कल भी बात की थी, मैं जानता हूं। मैं तो कई बार कहता हूं कि जब कार्यक्रम शुरू होता है, मैं तो कई बार कहता हूं, मैं रत्नाकर जी कई बार कहता हूं कि कार्यक्रम शुरू होता है ना, तो मैं सवाल और उस पर क्या जवाब पार्टी प्रवक्ताओं के आगे आएंगे वो मैं 1 घंटे का पूरा लिख कर दे सकता हूं, क्या क्या जवाब आने वाले हैं। वैभव जी, अब एक ओम प्रकाश जी मुझे थोड़ा सा ये बताएं आपकी, अब मैं आऊंगा वैभव जी आपके पास। ओम प्रकाश जी, जो सीटों का बंटवारा हुआ है उस लिहाज से देखते हुए या गठबंधन में जो खींचतान चल रही है उस लिहाज से देखते हुए अभी आप जमीनी हकीकत को कैसा पाते हैं? कितना चुनौतीपूर्ण अब आप महायुति और महाविकास आघाड़ी के इस मुकाबले को चाहते हैं? मैं चाहूंगा कि एक थोड़ा सा रैपअप टाइप का भी हो अभी तक जो हमने बातचीत की है। अभी ये जो इस समय के हालात हैं इसमें कौन कहां खड़ा दिखाई पड़ता है? देखिए प्रवीण जी, एक सिटिंग एमएलए जो होता है किसी भी पार्टी का या किसी भी जगह का, उसके अपने कुछ काम होते हैं और उन कामों की बदौलत वो अपनी जगह बनाता है अपने क्षेत्र में। इस समय सिटिंग एमएलए महायुति में 105 या जीत के आए थे 103 के करीब भाजपा के हैं। अगर उसमें राकापा और शिवसेना शिंदे भी जोड़ लिया जाए तो लगभग ये 180-85 तक इनकी संख्या पहुंचती है। इनके साथ कुछ दोनों दलों के निर्दलीय विधायक भी, शिंदे के साथ में जो आए थे और भारतीय जनता पार्टी के साथ भी 10 के करीब थे। ये मिलाकर के 200 के करीब पहुंच जाती है। यानी इनके पास 288 में से 200 सीटों पर सत्ता है। यानी अगर आप इसको इस तरह से देखें कि जिन लोगों को नाकारा समझती होंगी पार्टियां, वो अगर टिकट काटेंगी तो बाकी जो बचे हुए हैं उनको तो कम से कम काबिल समझती होंगी, वो अपनी सीटें ठीक ठाक लड़ेंगे। इसके बाद वो 88 सीटें आती हैं या 90 सीटें आती हैं जो जिन पर इनकी सत्ता नहीं है, वहां पर भी कहीं ना कहीं है सेकंड पोजीशन तो ये जो आपने आखिर में एनालिसिस रखी है ना तिवारी जी, इससे मुझे आने वाले दिनों में
और डिस्कशन करने का बहुत अच्छा ईंधन मिल गया। वैभव जी, बहुत चलते चलते आप जो भी बोलना चाह रहे हैं शॉर्ट में, क्योंकि शो क्लोजिंग का समय हो गया। नहीं, रत्नाकर जी एक बात कह रहे थे कि बहुत विश्वास के साथ, आप ही के शो में मुझे याद आ रहा है कि बहुत विश्वास के साथ ये जौनपुर में भी जीत रहे थे और किस तरीके से हार के गिरे हैं। इनके बड़े करीबी थे लोकसभा सांसद, तो जनता की नब्ज ये तो क्या जानते हैं, ये मैं जानता हूं। सवाल ये है कि जनता महंगाई, बेरोजगारी और इनके तानाशाही के खिलाफ एकजुट होकर खड़ी हो रही है। बोल दिया आपने, बोल दिया, क्यों अब टाइम बाय कर रहे हैं? जी सत्यव्रत जी, सत्यव्रत जी बोलिए। 10 सेकंड में जोड़ना चाहूंगा। बोलिए 10 सेकंड में बोलिए। मैंने अपने इसके पहले की टिप्पणी में जो कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे अच्छी बात यह है कि वो अपनी गलती से सीख लेती है, और कांग्रेस उसी जो अगर उसने 1 साल पहले कुछ अच्छा किया होगा तो उसकी बैठी रहती है। 4 जून से बीत गया, आज हम 4 नवंबर आने वाला है, तब से न जाने कितना पानी गंगा जमुना बह गया, लेकिन कांग्रेस के लोग ये मानने को तैयार ही नहीं है कि भाजपा ने जो गलती की थी उसको उसने सुधार लिया है और वो उस पर आगे बढ़ गई है। आप उस पर कुछ आगे नया करिए ना, मतलब वही कब तक बताएंगे आप इन सब चीजों को? देखिए, हर 10 साल में महंगाई दोगुनी हो जानी है, बेरोजगारी हर 10 साल में बढ़नी है, बच्चे पैदा होना बंद नहीं हो रहे, कुछ नया। तो ये वैभव जी इसको ऐसे लीजिए कि ये बीजेपी का महिमा मंडन नहीं कर रहे हैं, ये आपके प्रति बड़े हितैषी हैं, आपके ये चाहते हैं कुछ अच्छा करें इस पर। और तो लिखते ही हैं कि हमारे स्टार प्रचारक राहुल गांधी। ठीक है, नहीं, सत्यव्रत जी को मैं गलत नहीं, ठीक है। आज के तो विनर है सत्यव्रत जी, उनको तो दोनों ही पार्टी प्रवक्ताओं ने लपेटा, तो इसका मतलब ये है कि वो सही काम कर रहे हैं अपना। रत्नाकर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वैभव त्रिपाठी जी आपका धन्यवाद, ओम प्रकाश जी आपका धन्यवाद, सत्यव्रत जी आपका धन्यवाद। 5 की पड़ताल में इतना ही।